हेलो। हम लोगों ने देखा था जो कि एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड में पढ़ना है, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी में हम लोगों ने देखा था ये 7 पॉइंट है जहाँ पे सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो सिक्योरिटी होता है उसमें 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। उसमें रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी क्या होता है एंड सिक्योरिटी बाय डेथ, मतलब बाय सिक्योरिटी, रिवोकेशन बाय सिक्योरिटी बाय नोटिस दे करके डिस्चार्ज हो सकता है अपनी लायबिलिटी से, एंड डेथ होने पर वो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस है वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं ये तीसरा पॉइंट हमारा, बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, या इसमें भी डिस्चार्ज हो जाता है और इसको डिस्कस किया गया है सेक्शन 133 में। देखिए क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी किस चीज़ से? लायबिलिटी से। लायबिलिटी से डिस्चार्ज, इसको देख रहे हैं। इसमें जो एक पॉइंट है वो क्या है? बाय वेरिएंस ऑफ इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वेरिएंस मतलब फेरबदल, फेरा फेर, जो वर्ड यूज किया गया है वो फेरा फेर वर्ड यूज किया गया। बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 133 में। इसको देखने के पहले हम लोग देखें सेक्शन 133 का एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो क्या बोलता है। सेक्शन 133 का एग्जैक्ट लैंग्वेज ये कहता है कि सेक्शन 133 क्या है? डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनी वेरिएंस met without the security's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor, between the principal debtor and the creditor, discharges the security as to transaction subsequent to the variance। ये कहता है सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं जिससे हम लोग इसको समझेंगे। सेक्शन 133 को अब समझिए। सेक्शन 130 कहता है कि सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी क्या होगा? अगर किसी भी तरह का वेरिएंस होता है, एनी वेरिएंस मतलब फेरा फेर, किसी भी तरह का फेरा फेर होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है। क्या टर्म कंडीशन है उसको गौर करना है। सिक्योरिटी एनी वेरिएंस, किसी भी तरह का वेरिएंस होता है, किस पे? विदाउट द सिक्योरिटी कंसेंट, विदाउट द सिक्योरिटी कंसेंट, सिक्योरिटी के विदाउट द सिक्योरिटी कंसेंट। कंसेंट मीन्स, कंसेंट इज डिफाइंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सेक्शन 13। कंसेंट मीन सेम थिंग in the same sense, सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब कोई दो व्यक्ति किसी बात पे सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक ही बात पे एक ही सेंस में सहमत हो जाते हैं तो कहा जाता है वो कंसेंट है। कंसेंट एंड फ्री कंसेंट ये आपने पढ़ा है वहाँ पे। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस विदाउट द सिक्योरिटीज कंसेंट, इसके कंसेंट के बिना कोई फेर फर्क कर लिया जाता है, विदाउट द सिक्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज़ में फेरा फेरी? किस चीज़ में? तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच हुआ है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो प्रिंसिपल डेप्टर और किसके बीच? प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच हुआ है। प्रिंसिपल डेप्टर क्या करता है? क्रेडिटर को कोई ऋण देता है या उसको जॉब पे रखा है, तो इसके बीच में जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फेरा फेर हो जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो वैसी स्थिति में
वैसी स्थिति में क्या होगा, वो जो सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये तो हम लोग देख रहे हैं डिस्चार्ज कब होता है, वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कब के लिए, फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कि श्योरिटी किसी भी तरह का कोई फेरबदल अगर होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशंस जो हैं, जो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में है, उसमें अगर कोई फेरबदल किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटीज, तो क्या होगा, फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फॉर द सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन जो है उसके लिए क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे वो श्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग देखें, कुछ जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उस इलस्ट्रेशन को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। उसके लिए मान लीजिए ये जो है वो क्रेडिटर है, ये आपका प्रिंसिपल डेप्टर है, और ये कौन है, श्योरिटी। क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर के बीच क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग पहले देख चुके हैं, 3 पर्सन्स होते हैं। अब एक मामला है जो आपके इलस्ट्रेशन ए है, इलस्ट्रेशन ए के अगर एक एग्जाम्पल को देखें, उसमें क्या होता है कि एक मैनेजर जो है बैंक का, वो श्योरिटी लेता है। ठीक है, एक मैनेजर की श्योरिटी लेता है कौन, ये श्योरिटी, इसको मान लीजिए कि ये ए है। ए बिकम श्योरिटी टू सी, ए बिकम श्योरिटी टू सी, ये क्या है, ये सी है, और ये क्रेडिटर, उनका नाम बी है। तो ये ए जो है श्योरिटी, ये सी की श्योरिटी ले रहा है। किससे ले रहा है, किसको दे रहा है श्योरिटी, बी को दे रहा है। बी को ये श्योरिटी दे रहा है कि एज ए मैनेजर, सी जो है एज ए मैनेजर बैंक में काम, जॉब पे आप इसको रख लो और इसके लिए वो लायबल होगा, वो इसकी श्योरिटी लेता है, ये सही काम करेगा। कुछ दिनों तक वो बैंक में काम करता है, कौन, एज ए मैनेजर सी। कुछ दिनों के बाद सी और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सी इसको अलाउ करता है कि आप ओवरड्रॉ करोगे। बी जो है सी को अलाउ करता है कि आप इसको, बैंक के जो ग्राहक हैं उसको ओवरड्रॉ करोगे, हाँ, और जो लॉसेस होगा उस लॉसेस के 3/4 के लिए ही आप लायबल होगे, 1/4 के लिए यू आर नॉट लायबल अगर कोई ड्राफ्ट करते हो। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरह के जो अलाउ करता है, इसको जो सहूलियत देता है, उसकी नॉलेज किसको, सी को, ये श्योरिटी को नहीं है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल इंटर इनटू ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट और गिव सम अलाउंस टू प्रिंसिपल डेप्टर that he is liable only 3/4 of any overdrafts। तो यहाँ पे ये जो अलाउ कर रहा है इसकी जानकारी इसको नहीं है, तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। अब क्या होता है, जो मिस्टर सी है, जो मैनेजर है, वो कुछ ओवरड्राफ्ट करता है और बैंक को कुछ लॉस होता है। जब कुछ लॉस होता है, क्रेडिटर्स श्योरिटी के पास पहुंचता है, श्योरिटी बोलता है आई एम नॉट लायबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 विदाउट माई नॉलेज आप लोगों ने क्या किया, आपस में कुछ फेरबदल किया, कुछ वेरिएंस किया है टर्म एंड कंडीशंस में, तो हम क्या हुए, हम डिस्चार्ज हो गए। ये है आपका इलस्ट्रेशन ए का उदाहरण। इलस्ट्रेशन ए के अगर उदाहरण को देखें तो इसमें एक केस है, उस केस का नाम है बोनार्ड वर्सेस मैकडोनाल्ड, 1850 का मामला है। सेम जो इलस्ट्रेशन 1 में दिया गया है उसी पर आधारित आपका ये केस है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक दूसरा इलस्ट्रेशन है जिसमें ये देखिए क्या है, ए गारंटी सी अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ बी in an office to which B is appointed by C and of which the duty are defined by an act of the legislature
इसमें क्या है कि एक यहाँ पे भी एक क्या है, ड्यूटी के लिए एक अपॉइंट करता है किसी को। क्या होता है यहाँ पे भी, ये जो है, ये जो क्रिएटर है, ये एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, हाँ, अपने यहाँ एज ए, मान लो एज ए क्लर्क या एज ए मैनेजर ड्यूटी पे। लेकिन उसको अपॉइंट तब करता है जब उसकी सिक्योरिटी ए लेता है। अब इस मैनेजर का जो काम है वो डिफाइंड है वहाँ के जो लेजिस्लेचर हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग, वहाँ जो एक्ट है उसके रूल के अकॉर्डिंग इसका क्या काम है वो डिफाइन किया हुआ है। बाद में क्या होता है कि वो एक्ट जो है वो बदल जाता है, कुछ एक्ट बदल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही लेजिस्लेचर बदल जाता है। जब वो एक्ट बदल जाता है और एक्ट बदलने के बाद ये क्या करता है, कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट कर देता है, प्रिंसिपल डेप्टर मिसकंडक्ट करता है और इससे इसको लॉस होता है। देन बी सिक्योरिटी, चूँकि इसने सिक्योरिटी ली थी इसकी, ए के पास आता है और वो लॉसेस को मांगता है। ए बोलता है नो, आई एम नॉट लायबल, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जिस समय आपकी सिक्योरिटी ली थी उस सिक्योरिटी के समय जो इसका प्रिंसिपल डेप्टर का जो काम करने का नेचर था वो अकॉर्डिंग टू डिफाइंड लेजिस्लेचर एक्ट के तहत था जो उस समय था। अब चूंकि एक्ट बदल गया है तो हमारे सारे टर्म एंड कंडीशंस बदल गए और इसलिए हम लायबल नहीं होंगे। और इसको आपको इलस्ट्रेशन बी में बताया गया है, और अगर इलस्ट्रेशन में बताया गया तो कहीं ना कहीं ये पार्ट है आपके सेक्शन 133 का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उस अगले एग्जाम्पल में क्या है कि एक व्यक्ति है, जो क्रिएटर है वो एक व्यक्ति को, मिस्टर सी को रखता है अपने यहाँ क्या करने के लिए, गुड्स बेचने के लिए। और गुड्स बेचने के लिए इस शर्त पे रखता है कि उसको वो ईयरली क्या करेगा, सालाना वेतन देगा, और जो गुड्स बेचेगा उसका पैसा सी बी को देगा। सी के गुड बिहेवियर के लिए, अच्छे आचरण के लिए वो चोरी नहीं करेगा, उसके लिए ए इसकी सिक्योरिटी लेता है। ए की सिक्योरिटी लेने पर ही बी अपॉइंट किया गया। अब कुछ समय के बाद बी सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट द नॉलेज ऑफ ए। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि अब आपको हम सैलरी नहीं देंगे, आपको क्या करेंगे, हम कमीशन देंगे, आप जो गुड बेचोगे उस पर आपको कमीशन दिया करेगा। और काम शुरू हो जाता है। देन आफ्टर कुछ समय के बाद सी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, वो सामान बेचता है लेकिन उसको वापस पैसा नहीं करता है या सामान गुम कर देता है। क्रेडिटर सिक्योरिटी के पास आता है, सिक्योरिटीज मांगता है, जो लॉस हुआ है उसको सिक्योरिटी क्या बोलेगा वहाँ पे, सिक्योरिटी क्या बोलेगा, आई एम नॉट लायबल, आई एम, हाँ, बिकॉज वाई, बिकॉज जो क्रेडिटर्स है वो क्या किया है, क्रेडिटर वेरिएंस किया है, वेरिएंस किया है विदाउट द सिक्योरिटी कंसेंट किया है, सिक्योरिटी के कंसेंट में है नहीं। आप इसका कंसेंट लेते तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था कि वो सालाना सैलरी पे था, आपने उसको कमीशन पे रख दिया, देन ही डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो ये है एक उदाहरण। एक और उदाहरण इसी तरीके से है, वो उदाहरण है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच, बी और सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है एक, जिसमें ए बी और सी हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसको 5,000 रुपया देना है, इसको बी को सी को 5,000 रुपया देना है। कब, 1 मार्च को, 1 मार्च को कितना, 5,000 रुपीज। और 1 मार्च को 5,000 देगा, किसके गारंटी पे देगा, सिक्योरिटी कौन ले रहा है, ए ले रहा है। अब क्या होता है, बी, ठीक है भाई 1 मार्च को 5,000 रुपये दे देंगे, लेकिन बी क्या कर रहा है, बी उसको 1 जनवरी को ही वो पैसा दे रहा है। अब 1 जनवरी को पैसा दे रहा है तो सिक्योरिटी क्या हो गया, वहाँ पे डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम हिज लायबिलिटी, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन जो है उससे अलग है। ये सिक्योरिटी लिया था 1 मार्च के बाद के लिए, 1 मार्च के बाद देना था पैसा, 1 मार्च के पहले ये पैसा दिया। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इलस्ट्रेशन है आपको सेक्शन 133 के डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी में, जिसमें डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आपको इसको न सिर्फ इसके जो 133 में जो सेक्शंस में है उसको देखना है, बल्कि इसके साथ साथ इसके जो इलस्ट्रेशन हैं दिए हुए उसको भी पढ़ना है। इलस्ट्रेशन पे जो बेस आपका केस है उस केस को भी देख लेना है, क्योंकि इस पे आधारित
क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। न सिर्फ एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको आधार मान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अब एक प्रश्न और है इसमें। प्रश्न ये है कि ठीक है, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो फॉर द बेनिफिट ऑफ श्योरिटी, फॉर द बेनिफिट श्योरिटी और फॉर द बेनिफिट श्योरिटी, और उसकी जो बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी ले गया वो लिया गया विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, श्योरिटी का कंसेंट नहीं लिया गया, लेकिन ये श्योरिटी के बेनिफिट में है, उसको कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा बल्कि फ़ायदा ही होगा, या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, महत्वहीन है। प्रभाव क्या है? महत्वहीन प्रभाव है, महत्वहीन प्रभाव है। कोई ऐसा फेरबदल किया गया, ऐसा वेरिएंस किया गया जिसका प्रभाव क्या है? महत्वहीन है। तो देखिए उसमें क्या होगा, इसमें अब अलग अलग है। इसमें एक केस है, उस केस को हम लोग देख लें, उसी से समझने की कोशिश करेंगे। MS अनिरुद्धन वर्सेस थॉमकॉस बैंक लिमिटेड, AIR 1963 का केस है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो एग्जाम्पल, ये श्योरिटी है, इस श्योरिटी ने एक बैंक को, एक जो बैंक है उस बैंक को गारंटी, मतलब उसकी बैंक को श्योरिटी दी थी कि जो एक इसका कोई फ्रेंड है उसको, जो कि प्रिंसिपल डेप्टर है, उसको 25,000 रुपये का ऋण देगा। 25,000 रुपया ऋण, कितना? 25,000। 25,000 का ऋण किसको देगा? प्रिंसिपल डेप्टर को देगा। कौन? बैंक, ये बैंक। अब 25,000 रुपये के ऋण के लिए गारंटी लिया। अब क्या होता है कि जब बैंक को उसको पैसा देना है, उस समय ये दिखा जाता है कि बैंक को 25,000 रुपये तक का ऋण देने का जो सीमा है, जो लाइन है, वो दे ही नहीं सकता है। बैंक का सीमा 25,000 से नीचे है, कम है। ऐसे कंडीशन में क्या करता है बैंक उसको 25,000 रुपये ऋण नहीं दे करके 20,000 रुपया ही ऋण देता है, ओनली 20,000। अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? 25,000 रुपये का ऋण देगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? 25,000 का ऋण देगा, और उसकी सिक्योरिटी भी इसने ली। अब बैंक ने क्या किया? 20,000 का ऋण दिया। लेकिन ये जो 20,000 का ऋण दिया विदाउट द नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, तो यार क्या हुआ? यहाँ पे वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये मामला जब कोर्ट में गया तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई क्या सिक्योरिटी इसके लिए लायबल है कि नहीं है, क्योंकि ये 20,000 रुपया जो दिया, अब वो 20,000 वापस लौट के नहीं आया। जब लौट के नहीं आया तो सिक्योरिटी आ गया वहाँ पे। अब मामला गया कि भाई ये लायबल है या नहीं है। अब वहाँ पे जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश कपूर थे, हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ही इज़ लायबल, वो लायबल है। एक न्यायाधीश सरकार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लायबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 फेर आ गया। लेकिन जो दूसरे दो न्यायाधीश थे, उनके अनुसार क्या था कि वो ये फेर तो आया है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी 25,000 में तो इसको और ज़्यादा देना पड़ता है, इसकी लायबिलिटी और ज़्यादा होती। तो उस समय जो बहुमत है, उस बहुमत से इसको क्या माना गया? लायबल माना गया। उसको कहा गया कि आपके बेनिफिट के लिए 25,000 का ऋण था, आप तो 20,000 किया, तो आपको लायबल माना गया। तो ये था। लेकिन एक और केस है, ब्लेस्ड वर्सेस ब्राउन। ब्लेस्ड वर्सेस ब्राउन। इस ब्लेस्ड और वर्सेस ब्राउन में क्या किया गया? जो सिक्योरिटी है उसको लायबल नहीं माना गया। ठीक है, उसको कहा गया, इस केस में कहा गया ब्लेस्ड वर्सेस ब्राउन में, कि इस ब्लेस्ड वर्सेस ब्राउन में कहा गया कि ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के फायदे के लिए ही कोई चीज़ क्यों ना किया जाए, फॉर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ही कोई ना हो, लेकिन सिक्योरिटी उसके लिए लायबल नहीं होगा। अगर कोई
लॉस होता है अगर कोई निबंधन है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फेल होता है अपने दायित्व को पूरा करने में प्रिंसिपल डेप्टर, तो श्योरिटी को लायबल नहीं माना जाएगा, भले ही विदाउट द कंसेंट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच, वो फॉर द बेनिफिट देता हो किसको, श्योरिटी को, फिर भी श्योरिटी उसके लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 कहता है कोई भी वेरिएंस हो वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो इसी तरह से जो ये ब्लेस्ट एंड ब्राउन का जो मामला था, इसको होम वर्सेस ब्रांकिल का केस है उसमें भी इसमें देखा गया। तो फिर वहाँ कहा गया कि नहीं, पृथ्वी पर जो ये है परिवर्तन अगर कोई महत्व नहीं रखता है, कोई बहुत नहीं है, इसके फायदे के लिए है, तो उसमें क्या होगा, उसमें श्योरिटी लायबल होगा। मतलब इस केस की बात उसमें कही गई। मतलब केस टू केस, टाइम टू टाइम ये क्या हुआ, आया कि लायबल होगा या नहीं होगा। नहीं भाई, लायबल होगा अगर उसके फायदे के लिए है तो। अब तो लॉ में भी इस तरह की बातें अब लगभग यही हो रहा है कि अगर जो करंट जो केसेस में जजमेंट आ रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी अगर कोई फेर बदल हो रहा है, वेरिएंस हो रहा है, अगर कोई ऐसा फेरबदल है जो कोई बहुत प्रभाव नहीं डालता है किस पे, श्योरिटी के राइट पे, श्योरिटी को कहीं पे भी हैम्पर नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में श्योरिटी उस फेरबदल का प्रभाव कॉन्ट्रैक्ट पे सेक्शन 133 वहाँ पे नहीं आएगा, और वहाँ पे क्या होगा, जो श्योरिटी है इज लायबल फॉर द ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन। ऑलरेडी जो पहले का ट्रांजेक्शन है उसके लिए तो होगा ही होगा। ठीक। अब एक चीज़ और इसमें देखना है जो हम लोग देख रहे हैं, छोटी सी चीज़, वो क्या है कि एक प्रश्न यह आता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डेप्टर है, ये क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेप्टर है, क्रेडिटर का पैसा प्रिंसिपल डेप्टर के पास फंस गया, पैसा वापस नहीं आया, ऋण वापस नहीं आया, और उसकी एक सिक्योरिटी भी ली हुई है। अब जब क्रेडिटर जो है उसकी वसूली के लिए क्या करता है, वाद लाता है, केस लाता है, और केस लाने के बाद इन दोनों के विरुद्ध केस जीत जाता है, प्रिंसिपल डेप्टर के बीच, सिक्योरिटी के बीच। आप दो पैसा, सिक्योरिटी भी दो पैसा। जब कोई डिक्री हो जाती है इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर एंड सिक्योरिटी, तब उसके बाद क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर के साथ एक आपसी सहमति से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर उस डिक्री को नहीं लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी के ऊपर ही लाऊंगा, मैं इसी से वसूली करूंगा। तो क्या प्रश्न उठता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इसके बीच हुए कि मैं आप पर आप वसूली के लिए आप पे नहीं जाऊंगा, चूंकि संयुक्त ज्वाइंट डिक्री है, क्या है यहाँ पे, ज्वाइंट डिक्री हो गया, ज्वाइंट डिक्री हो गया, तो आफ्टर ज्वाइंट डिक्री ये क्या हुआ, वो बोलता है कि मैं तुम पे वाद नहीं लाऊंगा, मैं सिक्योरिटी पे वाद लाऊंगा, सॉरी तुम पे जो डिक्री हुआ है उस डिक्री में वसूली के लिए हम तुमसे नहीं वसूली करेंगे, हम सिक्योरिटी से वसूली करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 जो वेरिएंस है, उस वेरिएंस के अंतर्गत क्या सिक्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी हो जाता है? तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं, यहाँ पे डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी सिक्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर द डिक्री ऑफ आफ्टर द ज्वाइंट डिक्री, जब ज्वाइंट डिक्री हो जाता है तो ज्वाइंट डिक्री के बाद जो रिलेशन है क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेप्टर और सिक्योरिटी के, वो क्या है, वो रिलेशंस ही बदल जाते हैं। अब वहाँ पे वो प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे ये डिक्री होल्डर है, और डिक्री होल्डर होने के बाद जैसे ये डिक्री होल्डर है और ये संयुक्त ऋणी है, ज्वाइंट डिक्री इनके अगेंस्ट इसको मिला है, तो यहाँ पे मूल ऋणी, प्रतिभू या लेनदार का रिलेशन ना हो करके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा ही रिलेशन एक हो गया, संयुक्त ऋणी का रिलेशन हो गया, तो वहाँ पे वो सेक्शन 133 काम नहीं करेगा। यहाँ पे वो जिसके वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होगा, ये किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पे सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा पैसा देने से। एक तो ये है, हाँ, कि डिक्री का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ डिक्री।
ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ डिक्री, या हम कहें इफेक्ट ऑफ जॉइंट डिक्री। दूसरा एक और है जो हम लोग देख रहे थे कि टर्म एंड कंडीशंस, हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे कि एनी वेरिएंस विदाउट द श्योरिटी कॉन्सेंट्स इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्या होता है, फेरबदल हो जाता है। अब एक कंडीशन ये आ सकता है कि जो वेरिएंस है हम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहे हैं, उसी टाइम हमने क्या किया, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने क्या किया, इस श्योरिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि विदाउट द नॉलेज ऑफ, विदाउट द कंसेंट ऑफ यू, हम किसी भी तरह का वेरिएंस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन डाल दिया कि हम इसको कर सकते हैं। अब जब ये प्रोविजन उस समय डाल दिया तो क्या वो प्रोविजन काम करेगा? क्या वो प्रोविजन डाला जा सकता है? क्या वो प्रोविजन हम डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्शन 133 के जो प्रोविजंस हैं उसको ओवररूल नहीं कर रहा? तो इसके लिए केस है, यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अली मोहम्मद का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अली मोहम्मद, ये मद्रास का केस है, 1993। इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि अगर हम पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो हो रहा है उस टाइम में अगर ये अधिकार, ये राइट्स दे दिया जाए क्रेडिटर को कि वो सिटी के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जिसमें वो जो गारंटी के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या इन लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिटी कोई वेरिएंस कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। अगर ऐसा अधिकार दिया जाए तो वो सेक्शन 133 के अगेंस्ट होगा। इसलिए ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो ये फेरबदल कर किया जा सकता है जहाँ पे हम कर सकते हैं और इससे आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, ऐसा लाइन का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये प्रभावहीन होगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 133 के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 133 ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है उसमें कि जो ये हम लोगों ने देखा था, इसमें कहीं लिखा नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने तो उसके अपवाद के रूप में ये होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब आप कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इस केस में कहा गया, हालांकि टाइम टू टाइम इसके पहले जो केसेस हुए कुछ केसेस में ये कहा गया कि नहीं, ये अगेंस्ट किया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्म्स एंड में डाला जा सकता है, आप कर सकते हैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहा गया कि आप, इस केस में कहा गया कि नहीं, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द सेक्शन 133 होगा। क्यों? न्यायालय ने ये भी कहा कि सेक्शन 133 नहीं, सेक्शन 134, सेक्शन 135 या सेक्शन 139, सेक्शन 141 उसके उपबंध जो उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको भी आप कोई पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट से उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस को आप रद्द नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का अधिकार गारंटी में नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये था आपका डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी के तीसरे पॉइंट जो है वो बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। तो आपने 3 पॉइंट्स देख लिए। एक पॉइंट तो देखा कब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 जिसमें बाय नोटिस जो कंटिन्यूइंग गारंटी में था, और कंटिन्यूइंग गारंटी में था कि बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी।
तो बाय डेथ ऑफ द सिक्योरिटी का भी आपने देख लिया, बाय जो कंटिन्यूइंग गारंटी में बाय नोटिस भी देखा, एंड बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 133। फिर इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है, किस कंडीशंस में क्या हो सकता है, एक तो जनरल कंडीशंस क्या हो सकता है, और उसके अलावा अगर कोई उसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसको देखा। ज्वाइंट डिग्री का क्या प्रभाव होता है वो देखा। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि अगर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी कोई फेरबदल हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो आपको इसके साथ इसको तैयार करना है, इसको तैयार भी कर लीजिए, साथ साथ इसके नोट तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी में, ये वाला बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, नेक्स्ट जो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लायबिलिटी का जो नेक्स्ट है कि वो कैसे और भी तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।